Namaskar and welcome to this exciting new episode of Satyology Debunking Mythology. Sat means is a Sanskrit धातु. उसका अर्थ है सत्य. उससे सत्य शब्द आता है और ट्रूथ एंड इससे सत्य इटर्नल ये भी शब्द आता है इंग्लिश में. और उससे सत्य शब्द बनता है सत्य प्रतिज्ञा. उसमें लोगोस ऐड करेंगे तो सत्योलॉजी मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ ट्रूथ, या सत्य या सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई. उसके विपरीत है एकदम मिथोलॉजी, जो कि मिथ संस्कृत धातु से आता है, जिससे शब्द बनते हैं मिथ्य, मिथ्या अहंकार, मिथ्याचार, अनेक शब्द बनते हैं. वो जो मिथ धातु है उसको होते हैं काल्पनिक, झूठ, नकली, मतलब उससे इस प्रकार के शब्द बनते हैं. तो एकदम विपरीत है उसके. तो मिथोलॉजी शब्द वाज इन्वेंटेड बाय द वेस्ट. वेस्ट मतलब वेस्टर्न एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि दूसरों का जो नेटिव हिस्ट्री है उसको बोला जाए कि वो झूठ है, काल्पनिक है, उसमें कुछ सत्य नहीं है. मतलब वो असत्य है और जो हम आपको बताएंगे यूरोप से, दैट इज द राइट वर्जन. अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत को 1947 में आजादी मिली, तो एक्चुअली वो आपको नए तरीके से सोचना पड़ेगा. शायद आजादी कभी मिली नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया वेस्ट पे डिपेंडेंट है. डॉलर्स के ऊपर पूरी इकोनॉमी चल रही है. और वो अभी यूक्रेन रशिया के जो युद्ध हुआ है उसमें प्रूव हो गया सबके लिए कि सोशल मीडिया भी एक तरह का आपको बेनिफिट दिया जा रहा है वेस्ट से. और हम लोग बड़ा प्राइड फील करते हैं कि हम लोग फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, और जिस दिन आएगा लड़ाई होगी उसे हटा देंगे. इट्स पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. तो आज हमारे साथ प्रोफेसर सीपी सिंह जुड़ रहे हैं. वेलकम सीपी सिंह जी. नमस्कार. नमस्कार आदित्य जी. तो ये आपको भी, आपने इस विषय पे हम लोगों ने पहले ही बात किया हुआ है, और एक आपका टॉपिक भी है कि मैक्स मूलर से लेके मकौले से लेके आज तक किस तरह इतिहास बदला है. तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो अभी कुछ भी बदला तो है नहीं. कॉलोनियलिज्म तो वैसे ही है. पहले उनकी सेना इधर रहती थी, अभी उन्होंने हमको रिमोट कंट्रोल कर दिया है. यूनाइटेड नेशंस के थ्रू कंट्रोल किया हुआ है, WHO के थ्रू कंट्रोल किया हुआ है, UNHRC के थ्रू कंट्रोल किया हुआ है, यूनेस्को के थ्रू कंट्रोल किया हुआ है. तो जिस जिस बॉडी में आपने साइन किया था उस बॉडी के थ्रू सेम थिंग्स आर बीइंग डन. किसी भी देश का आर्म मरोड़ा जा सकता है. देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत. और मैं क्षमा मांगता हूं कि मुझे कुछ विलंब से ये शुरू करना पड़ा, कुछ अपनी परेशानियों की वजह से. असल बात तो यह है कि भारत चूंकि बहुत बड़ा देश है, इसलिए भारत के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी कॉलोनियों के बारे में ऑटोमेटिक बात हो जाएगी. और भारत का एक्सपीरियंस उन लोगों के अनुभवों का एक तरीके से समुच्चय है. भारत का अनुभव एक बहुत बड़ा सेट है उसका. तो जो इंटेलेक्चुअल या जो पढ़ा लिखा तबका मैकाले पैदा करना चाहते थे, और वो कहते थे कि वो अपनी जड़ों से करे कटे मूर्ख नायक होंगे, स्टूपिड एलियन प्रोटैगनिस्ट्स, ये शब्द इस्तेमाल किए हैं मैकाले ने. तो उस लिहाज से देखा जाए तो तब में और आज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. अगर हम ये सोचें कि भारत में अकादमिक संस्थाओं में किनका शासन है, जुडिशियरी में किनका शासन है, कानून बनाने वालों में भी अभी तक बहुत ज्यादा प्रभाव किन लोगों का है, मीडिया में किनका सबसे ज्यादा चलता है, तो ले दे करके आप देखें कि जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, मीडिया है और शिक्षण संस्थान है, इन सभी में अभी भी वही चमड़ी से भारतीय और बुद्धि से मानसिक गुलाम, अंग्रेजी के मानसिक गुलाम, यूरोपीय सोच के मानसिक गुलाम, उसमें आप अमेरिकी सोच भी डाल लीजिए, तो ले दे करके बौद्धिक धरातल पे थोड़ा बहुत प्रभाव आना शुरू हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से. और खास करके पिछले 10 सालों में और नई सरकार के आने के बाद उसको थोड़ा सरकार के स्तर पे बल मिला है. इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते
कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। एक बार मुझे याद आ रहा है 1997 या 98 में हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध उपन्यासकार निर्मल वर्मा ने एक लेक्चर दिया था। उसका शीर्षक था इंडिया एंड यूरोप। उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि भारत के सबसे प्रखर यूरोपियन हिंदू थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आज उस मानसिक गुलामी का भाजपा में भी बोलबाला है, संघ में भी बोलबाला है, और जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं उनमें तो उसका बोलबाला है ही। मेरे कहने का यह मतलब है कि जो लोग उस मानसिक गुलामी का विरोध करने का दावा करते हैं, तात्विक स्तर पे वो भी कहीं ना कहीं जो मैकाले ट्रैप है, मैकाले वाला फंदा है, वो उसके शिकार है। इस अर्थ में आप उनको नौ मैकाले या न्यू मैकाले कह सकते हैं। यही वजह है कि अभी जब यूक्रेन में और रूस में संघर्ष शुरू हुआ, रूस का हमला, तो हजारों भारतीय छात्रों के बारे में पता चला कि वहां वो मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। तो सारा का सारा डिस्कशन जो गुलाम मानसिकता है वो कहां पे केंद्रित हो गया कि देखो कैसे उनको हम बचा के ले आएंगे। यह भी बहुत जरूरी चर्चा का विषय होना चाहिए था कि 70 से ज्यादा वर्ष हो गए हमारी आजादी को अंग्रेजों के यहां से गए। क्या वजह है कि जिस देश में दुनिया के सबसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते थे, दुनिया के टॉप दिमाग बुद्धिजीवी लोग यहाँ रहते थे, 70 वर्षों की आजादी के बावजूद यहाँ के स्टूडेंट्स को यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने क्यों जाना पड़ता है? जैसे ही आप ये सवाल पूछेंगे, 70 वर्षों से चली आ रही मानसिक गुलामी पे सवाल हो जाएगा। इसीलिए न मीडिया में सवाल उठता है, न अकादमी में ये सवाल उठता है। सब इसके बारे में बात करते हैं कि यूक्रेन से भारत के छात्रों को बुला के लिए बचा कर ले आओ। ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या उनका रूस से क्या दोस्ती है? यूक्रेन से उन्होंने क्या संबंध बना रखा है? ये जो लिपस्टिक टॉक है, इससे मूल चीज छिप जाती है। और इसी को आप एक्सटेंशन कर दें, चाहे यूनेस्को की बात करें या मेन तो यूएन बॉडी यूएनओ ही है, आप उसकी बात करें, कहीं भी समानांतर चिंतन, जो सभ्यतागत चिंतन है, जो सिर्फ मनुष्य ही नहीं दुनिया के सभी जीव जंतुओं और संसाधनों के अंतर संबंध को केंद्र में रखते हुए जो सवाल उठाया जाए, जो चिंतन उठाया जाए, और कहां से वैल्यू जनरेट हो रहा है, और कहां से वैल्यू जनरेट हो रहा है? अफ्रीका में वैल्यू जनरेट हो रहा है, एशिया के बहुत बड़े हिस्से में, और समृद्ध बने हुए हैं यूरोप के लोग, समृद्ध बने हुए हैं अमेरिका के लोग, और उनके डॉलर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, और जो सामान असल में पैदा कर रहा है, जो असल में वैल्यू ऐड कर रहा है, उसका बहुत कम है। तो जो एक अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें तो ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है या परचेजिंग पावर पैरिटी है, उस परचेजिंग पावर पैरिटी पे भी बहुत गंभीर चिंतन की जरूरत है। और उस लिहाज से आप देखेंगे कि ये जो तथाकथित विकसित और विकासशील, तृतीय जगत और दूसरी जगत और प्रथम जगत, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, ये सब जो कैटेगरी है, यह ऑटोमेटिक ध्वस्त हो जाएगी। एक तरीके से आप देखिए तो पिछले लगभग 200 सालों से आपके बुद्धि को चुराने वाले को, आपके संसाधन को चुराने वाले को, आपको मारने वाले, आपका नरसंहार करने वाले को, आपके डकैतों मतलब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में सभी की बात कर रहा हूं, इन डकैतों को आपने सुसभ्य कह रखा है, उनको वर्ल्ड नंबर 1 दे रखा है, और जिनको लूटा गया, जिनका नरसंहार हुआ, जिनका ब्लैकमेल हुआ, जिनकी डकैती हुई, और जिनके विश्वविद्यालयों से माल चुरा करके यूरोप में क्या हो गया? रिनेसा आ गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। कोई तो सवाल पूछे, विज्ञान का विकास कभी भी 50 साल में नहीं होता, विज्ञान का विकास कभी भी 60 साल में और 100 साल में और 200 साल में नहीं होता। विज्ञान का विकास सैकड़ों हजारों सालों की उपलब्धि होती है। 16वीं 17वीं सदी में हमारे ज्ञान को यहां से मिशनरी सब चुरा के ले गए। अभी पता चल रहा है आजकल कि वो तो कैलकुलस भी हमारा चुरा के ले गया था और नाम चला गया न्यूटन का। इस तरीके से बहुत सा इनफाइनाइट नंबर्स की बात हो रही है कि भाई ये तो बहुत पहले ही आ चुका था। तो आप अगर सबको ले दे करके देखें तो जो बौद्धिक गुलामी है और जो मानसिक गुलामी है, उसके जो ध्वजवाहक हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि उनकी स्थिति
बहुत कमजोर हो गई है, उनकी स्थिति को चुनौती मिल रही है, और उसका प्रमाण ये है, एविडेंस ये है कि हम और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बहुत जी अच्छे पॉइंट्स आपने रखे हैं, क्योंकि इतना डीप जाना चाहिए हम लोगों को। जैसे अभी मैं क्योंकि मैं हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, थोड़ा मैं बड़ा सामान्य भाषा में बात कर रहा हूँ, लोगों को समझ में आया है। तो भारतीय जो विज्ञान या भारतीय सभ्यता जिसके बारे में हम पूरा बात करते हैं, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, तो विश्व गुरु तो जैसे आपने पहले ही बोला, ज्ञान तो बहुत शुरू से चल रहा है, विज्ञान तो बहुत शुरू से आ रहा है, हम शुरू से विश्व गुरु हैं। लेकिन जो आज की परिस्थिति ये है कि वापस हम सोच, पहले हम लोग थे, साम्राज्यवाद का रूप बदल गया। पहले साम्राज्यवाद था देशों में जाके कब्जा करो और लूटो। अभी साम्राज्यवाद बन गया है कि लोगों को लगे कि उनकी गवर्नमेंट चल रही है डेमोक्रेसी के नाम पर, लेकिन डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करके उस डेमोक्रेसी को इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू मैनिपुलेट करके फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। और डॉलर का वैल्यू तो अभी आपको भी मालूम है, आप देखते हैं कि डॉलर का वैल्यू जो है वो सिर्फ सेना के ऊपर आधारित है, अमेरिकन सेना के ऊपर, और कोई उसका बेसिस नहीं है। उसको एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बना के पूरी दुनिया को उस पर डिपेंड करके, और अमेरिका भी एक ऑक्यूपाइड देश है, उसके ऊपर नेटिव अमेरिकन, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, डच आए, यूरोपियंस आए, उन्होंने कब्जा किया। और तो उसको एक रिजर्व करेंसी बना के पूरी दुनिया को उस पर डिपेंडेंट कर दिया है। मतलब वेस्टर्न स्विफ्ट कंट्रोल्स, वेस्टर्न सोशल मीडिया, वेस्टर्न टेक कंपनीज, तो भारत के तो उससे मजदूरी रह गए ना, आईटी मजदूर। फिर उनको आप हेड बना दिया उन आईटी कंपनीज का, ताकि भारत में विरोध ना हो। हम लोग उनको बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, देखो ये अमेरिकन कंपनी का सीईओ बन गया। लेकिन पर्पस तो उनका मीट हो रहा है, यूएस गवर्नमेंट का या कोई भी दूसरी गवर्नमेंट है। तो ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती भारत में? देखिए, ये तो सिर्फ भारत तक सीमित मामला नहीं है। आप इसको अगर देखें तो जितने गुलाम देश रहे हैं आज, कभी ना कभी जो देश गुलाम रहे हैं, ज्यादातर देशों में जो देखने की प्रवृत्ति है, समझने की प्रवृत्ति है, वो तो एक कहते हैं ना कि उम्र भर गालिब भी मैं ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। हम अपने को अपनी निगाह से नहीं देख पा रहे, वो क्षमता हम पिछले 70 सालों में भी नहीं विकसित कर पाए हैं, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय मानसिक गुलाम अभी भी पैदा करते हैं, और वही लोग जाके कल को साइंटिस्ट बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, नेता बनते हैं, नीति निर्धारक बनते हैं, और जो भी बनते हैं, चाहे वो मीडिया में जाते हैं। अंततः उसी मानसिकता के लोग सब जगह हावी होते हैं, जो गुलामी को सेलिब्रेट करना जानते हैं, जो स्वतंत्रता को, मानसिक स्वतंत्रता को, सवाल पूछने को, अपने पांव पे खड़े होने को सेलिब्रेट नहीं करते। यही वजह है कि आपको याद होगा 2-3 साल पहले कभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था, पकौड़ा बेचने की बात की थी। तो पकौड़ा बेचना सही मायने में बहुत कम पूंजी से अपने पांव पे खड़े होकर के न सिर्फ खुद को काम देने बल्कि 2-4 और लोगों को भी काम देने का पर्याय है। तो सही मायने में पकौड़ा बेचना उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप का पर्याय था। लेकिन उस पकौड़ा बेचने को हमारे पढ़े लिखे वर्ग ने क्या किया, उसको एक निम्न काम का दर्जा दिया, मेनियल काम का दर्जा दिया। और वह मिनियालिटी का जो कंसेप्ट है, वो जो अवधारणा है, वह आई है कहीं ना कहीं वो बाइबल और कुरान से लेकर के, और जो औपनिवेशिक साम्राज्य थे, उन्होंने यहाँ शिक्षा तंत्र के माध्यम से, मैकाले शिक्षा तंत्र के माध्यम से जो 1850 के आसपास हम लोगों में डाला, वो अभी तक चला रहा है। इसलिए लोग सवाल पूछना नहीं जानते। सही मायने में भारत की शिक्षा पद्धति, भारत के बौद्धिकों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बौद्धिक कुली है उसको बौद्धिक कहते हैं, और जो बौद्धिक है उसको आप बहुत हुआ तो आप हिंदूवादी कह देंगे, उसको जिंगोइस्ट कह देंगे।
उसको मूर्ख कह देंगे, यानी जो मूर्ख है उसको आप बौद्धिक कहते हैं, और जो बौद्धिक है उसको आप मूर्ख कहते हैं। कुछ कुछ वैसे ही जैसे 100 कौओं के बीच में अगर 10 हंस आ जाए तो हंस को अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि कौवे तो खुद को हंस घोषित कर ही चुके हैं। जी आदित्य जी। एक इसमें एक प्रश्न आता है कि जैसे आपने कौवों की बात करी, इंग्लिश में कहावत होती है न्यू क्रोज एंड द ओल्ड क्रोज। न्यू क्रोज मतलब होता है कि नए कौवे, पाश्चात्य देश में नए कौवे, मतलब वो वही चीज करने वाले हैं जो पहले किया जा चुका है, कुछ नया नहीं करने वाले हैं। उसको बोला जाता है न्यू ड्रीम। ये अमेरिकन कहावत है, ये अमेरिकन नेटिव्स की कहावत है कि नए कौवे आ गए। तो पुराने कौवे नोच के जा रहे हैं, नए कौवे आ गए, जो मतलब चाहे इंडिया से आए चाहे कहीं पर भी आए। तो काफी इंडियन अमेरिकन, मैं भी यहाँ रहता हूँ, उनके हिसाब से मैं भी नया कौवा हूँ कि उनकी जमीन पे हम सब नोचने आ गए, सब लोग, है ना। मैंने अपनी लास्ट पुस्तक में भी लिखा है इस बारे में, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड में लिखा है मैंने इसके बारे में कि किस तरह जो नेटिव अमेरिकन, अभी वो तो बाकी कोई यूरोपियन अमेरिकन है, कोई एशियन अमेरिकन है, कोई इंडियन अमेरिकन है, लाइक ऑल टाइप्स ऑफ अमेरिकन आर देयर, लेकिन अमेरिकन ओरिजिनल तो नेटिव है जिसके बारे में कोई पूछता नहीं है ना सुनता है। भारत का नेटिव हुआ, भारत का नेटिव हुआ वो व्यक्ति जो जो भारत की सभ्यता को फॉलो करे, उसी को नेटिव बोलते हैं। इस भारत में रह के अंग्रेजों का फॉलो करे या फिर अरबियों का फॉलो करे, वो नेटिव नहीं हुआ भारत का। ये डेफिनेशन को भी हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया अभी तक। हम लोग माइनॉरिटी मेजोरिटी में आ गए। माइनॉरिटी मेजोरिटी अगेन यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है कि जब यूरोपियन सेटलर्स नेटिव अमेरिकन से ज्यादा हो गए तब डेमोक्रेसी अमेरिका में इंट्रोड्यूस की गई, ताकि यूरोपियन अपनी गवर्नमेंट बना सके। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि देश तो उनका था नहीं, जमीन उनका था नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की लॉयल्टी को ही अमेरिकन बोला जाता है। लेकिन भारत में तो भारत की सभ्यता है, भारत की रामायण महाभारत भारत के ग्रंथ है, भारत की अपना सोच है, उसको इग्नोर करके एक हमने अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया वेस्टर्न स्टाइल में। जबकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो मनुस्मृति या महाभारत या रामायण में से कुछ होना चाहिए, उसको एक अलग बना दिया कॉपी करके, एवरीथिंग कॉपी कैट। और कोई छुपाया भी नहीं है। बी आर अम्बेडकर ने बोला मैंने 6 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी किए भारत में और उनको कंबाइन करके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। बिल ऑफ राइट्स जो है अमेरिका का, वो कॉपी कर दिया भारत के संविधान में। तो ये एक, और उसी को कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बना दिया हमारा ग्रंथ जिसपे सरकार चलेगी। जबकि आप जानते अच्छी तरह लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में कोई समानांतर नहीं है। लोकतंत्र, लोक यात्रा, लोक संग्रह, लोकपाल, इट्स अ वेरी लविंग कनेक्शन। गवर्नमेंट सिस्टम इज वेरी लविंग फॉर देयर सिटीजन, जहां पे राजा अपनी प्रजा से प्रेम करता है, इलेक्ट होकर भी प्रेम करता है। और तो जब हमने सब कुछ ही कॉपी कर दिया तो कहां पे इंडिपेंडेंट थॉट रहेगा, बताइए। देखिए, इसमें तो आपने कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि एक तरीके से हम लोग जिन लोगों के बीच रह रहे हैं वो नौ मैकाले हैं, न्यू मैकाले हैं, और दावा ये करते हैं कि वो यहाँ के हैं। तो यहाँ के तो हैं, लेकिन वो जैसे आप लोगों के बारे में कहा जाता है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, लेकिन हम लोगों के बारे में जो मैकाले के चिंतन के प्रतिपादक हैं उनको कहना चाहिए रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट इंडियंस, आर एनआरआई, जो शरीर से भले में भारत में है लेकिन मन से वो कहीं और रहते हैं, वो मन से बिके हुए हैं। उनके लिए पैसे की भी जरूरत नहीं है, किसी संसाधन की भी जरूरत नहीं है। और यह इस देश की आज की तारीख में, जब संयोग से पिछले 2 बार से 2014, 2019 में एक ऐसी सरकार आई है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि वो हिंदुत्व की सरकार है, जिसको यह भी नहीं कह सकते कि राष्ट्रवादी सरकार है, जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि वो सबसे कम हिंदू विरोधी सरकार है, क्योंकि वो जिस संविधान को लेके चल रही है, जिस संविधान पे चल रही है, वह संविधान
तो संविधान है नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा आपने कहा। वो कानून का एक पुलिंदा है, और वो जो कानून का पुलिंदा है वह मूलतः सनातन विरोधी है, मूलतः सभ्यता विरोधी है, और उसके केंद्र में है फूट डालो और राज करो जिस कॉन्स्टिट्यूशन में। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुमत चिल्ला रहा है कि हमको समान नागरिक संहिता दो, बहुमत चिल्ला रहा है कि हमारे 4 लाख मंदिरों को मुक्त करो, जहां पे बहुमत चिल्ला रहा है कि हमें अपने शिक्षा संस्थान खोलने दो, हमें स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने दो। पूरे यूरोप, अमेरिका, जहां से माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कंसेप्ट आया, वहां तो माइनॉरिटी चिल्लाता है कि हमें बराबरी का अधिकार दो। ये कैसा संविधान है जहां पे जो बहुमत है, जिसकी परंपराओं से ये देश टिका हुआ है, न कि संविधान की वजह से, उसको चिल्लाना पड़ता है कि हमको समान नागरिक संहिता दो, हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून दो, हमको अपने मंदिरों को चलाने का अधिकार दो, उनके पैसे को, अपने संसाधन को, उनके जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए खर्च करने का अधिकार दो। तो यह कतई संविधान नहीं हो सकता। संविधान का सीधा मतलब होता है समविधान, वह विधान, वह कानून जो सबके लिए बराबर हो। तो भारत का संविधान, चूंकि वो स्टूपिड एलियन प्रोटेगनिस्ट के द्वारा बनाया गया है, अपनी जड़ों से कटे मूर्ख नायकों के द्वारा बनाया गया है, तो वह संविधान है ही नहीं, वह कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो मानसिक रूप से गुलाम रहे और 3 पीढ़ियों से भी गुलाम चले आ रहे हैं आजादी के बाद, उनके मार्फत जो पश्चिमी लोग हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत पे राज करते हैं। उस पश्चिमी में यूरोप भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, न्यूजीलैंड भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है। तो हमारी एक अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो लोग इस चीज को समझना शुरू किए हैं, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, और ऐसे लाखों लोग हैं जो भारत में हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, कि हम अपनी बात को, अपनी इस बौद्धिक गुलामी की स्थिति को कैसे बदलें, अपनी विरासत को कैसे सामने लाएं, और उस विरासत से नई पीढ़ी को कनेक्ट हम कैसे करें, ताकि न सिर्फ वो उस पर गर्व कर सकें, बल्कि स्थिति को सुधारने के लिए, स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, वह कुछ करने के लिए त्याग भी करे। क्योंकि बिना त्याग किए हुए कुछ होने वाला नहीं है। आज अगर भारत बचा हुआ है तो इसमें यहाँ के बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का योगदान उतना नहीं है। भारत के तथाकथित उच्च शिक्षा से वंचित लोगों ने, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गए, उन्हीं लोगों ने भारत को बचा रखा है, सनातन को बचा रखा है, यहाँ की सभ्यता को बचा रखा है, जिनके मन में जिनकी जो सोच है वह कर्तव्य केंद्रित है, जबकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट्स केंद्रित है। जहां भी अधिकार की बात ज्यादा होगी, उस समाज में अलगाव ज्यादा होगा, हिंसा ज्यादा होगी, तनाव ज्यादा होगा। जिस समाज में कर्तव्य केंद्रित सोच होगी, उस समाज में अलगाव की कम होगी, वहां लोग ज्यादा जुड़ेंगे, एक साथ रहेंगे और दुनिया को भी अपने साथ जोड़ने की बात करेंगे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर संविधान होना है तो सबसे पहले इसको अधिकार केंद्रित न होकर के कर्तव्य केंद्रित होना पड़ेगा। और आपने बहुत बड़ी बात कही कि हम मनुस्मृति के बारे में क्या सोचते हैं। मनुस्मृति के 4थे अध्याय का 174वां एक श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि धर्म के वे नियम जिससे कुछ लोगों को अनावश्यक रूप से दुख पहुंचता हो, या फिर धर्म के वे नियम जिससे लोगों में अराजकता फैलती हो, उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए। तो फिर मनुस्मृति का ये श्लोक हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, या कानून, कॉन्स्टिट्यूशन के वे कानून जिनकी वजह से भारत के बहुत सारे इलाकों में हम बस नहीं सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि वहां के लोग आकर के बस सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। भारत के जिन इलाकों में खास मजहब के लोग, आसमानी किताब को मानने वाले लोग ज्यादा संख्या में होते हैं, वहां से वो बाकी लोगों को भगाना शुरू कर देते हैं, उनको पूजा करने से रोकते हैं अपने तरीके से। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की नाक के तले होता है। सर, अभी जो द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है उसके बारे में आपने सुना होगा, वो उस फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
और उस फिल्म में क्या कहा गया है, 1990 में 5 लाख के आसपास कश्मीरियों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा जिहादियों ने, जिसमें से 90% से ज्यादा उनके पड़ोसी थे। उन पड़ोसियों ने उनके मकान के लिए, उनके खेतों के लिए, उनकी जमीन पे, उनके जर जोरू जमीन पे कब्जा करने के लिए कुछ बाहर से कुछ गिने चुने आए आतंकवादियों से हाथ मिलाया और मस्जिदों से ये अनाउंसमेंट शुरू कर दिया कि भाई या तो अपने घर को आप छोड़ के चले जाओ या फिर मरने के लिए तैयार रहो या फिर तुम अपना धर्म बदलो और हमारे मजहब को स्वीकार कर लो। ये स्थिति आजादी के समय हुई है। केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, कहीं कोई उसकी चर्चा तक नहीं होती, टेलीविजन पे उसको कवर नहीं किया जाता, अखबारों में उसके ढंग की रिपोर्टें नहीं छपती और उस पे फिल्म बनने में मुकम्मल 32 वर्ष लगते हैं इस डेमोक्रेसी में। अगर यह लोकतंत्र होता, अगर यहां संविधान होता, तो क्या 32 वर्ष लगते उस पे फिल्म बनने में? क्या 32 वर्ष बाद उनकी आवाज सुनी जाती? जिस देश में 80% के आसपास आबादी हिंदुओं की है, उसी देश के एक हिस्से से लाखों हिंदुओं को हिंदू होने की वजह से जलावतन होना पड़ता है, अपने घर छोड़ना पड़ता है, जहां वो हजारों साल से रह रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारी न्यायपालिका से लेके विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया, शिक्षण संस्थान सब मानसिक गुलामों, हिंदू विरोधियों, सनातन विरोधियों, मानवता विरोधियों, नक्कालों और पाखंडियों के हाथ में है, जिनका खत्म होना, जिनका गिर जाना, टूट जाना, ध्वस्त हो जाना बहुत ही आवश्यक है। और लगता है कि हम लोग की जिस तरह की बातचीत है और सत्योलॉजी पे जो आप श्रृंखला चला रहे हैं पिछले कई सालों से, शायद उसी दिशा में एक पहल है और हम लोग भगवान चाहेंगे, भगवान की कृपा होगी तो सत्य की विजय होगी। सत्य में वो जयते। इस सत्य की विजय तो हमेशा ही होगी। और बहुत ही अच्छा डिस्कशन है आज का। एक अंतिम सवाल, भारतीय जो एकेडमिक है, जो भारतीय यूनिवर्सिटीज में है, जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं टीचर्स, अभी इस पूरे सिस्टम में टीचर भी वही बनता है जो एक स्कॉलरली कंसेंसस के थ्रू बाहर आता है, क्योंकि उसने जो पढ़ाया जाना चाहिए वही पढ़ाएगा, सबको श्योरिटी है। अगर वो एक लाइन से दूर बात किया, इंडिपेंडेंटली बात किया, तो वो टीचर प्रमोट नहीं होता या उसको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता, तो नेचुरली पीपल अवॉइड इट। एक तरीके का स्कॉलरली ये भी एक तरह का कॉलोनियलिज्म है कि जो वेस्टर्न, जो हार्वर्ड में पढ़ाया जा रहा है उसी के अनुसार भारत के कोर्स बनने चाहिए ताकि हार्वर्ड में एक्सेप्टेंस हो। हार्वर्ड में एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो हार्वर्ड का वर्जन है वही होना चाहिए, उसके अलावा आपने कुछ बोला या लिखा तो नहीं होगा। तो एक तरीके से यूरोपियन सेंट्रिक माइंडसेट इंट्रोड्यूस होता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो भारत की सभी टेक्स्ट बुक्स में है। तो अगर कोई भी नया एजुकेशन पॉलिसी भी कोई बनाता है, उसमें डिग्री का स्ट्रक्चर चेंज करके, लेकिन कंटेंट तो सेम है क्योंकि यू आर टेकिंग द वेस्टर्न वैलिडेशन। उसके विषय में एक लाइन, दो लाइन क्या बोल सकते हैं आप? देखिए, मैंने शुरू में ही एक नज्म की एक नहीं शेर की एक पंक्ति कही थी कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। तो जहां गलती है, जहां धूल है, जहां कमजोरी है, उस पे ध्यान नहीं दे करके हम ध्यान कहीं और दे रहे हैं। हम ध्यान हार्वर्ड पे दे रहे हैं, हम ध्यान ऑक्सफोर्ड पे दे रहे हैं, हम ध्यान कैम्ब्रिज पे दे रहे हैं, हम ध्यान कोलोन पे दे रहे हैं। तो इससे बात तो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आज जो दौर है वह दौर अब आइडियोलॉजी का दौर नहीं रहा। टेक्नोलॉजी ने इतना एम्पावर किया है कि लोगों के पास तरह तरह की जानकारियां उपलब्ध है। तो हमें अब जो डाटा निश्रित नैरेटिव है, डेटा लेड नैरेटिव, धीरे धीरे वहां जाना ही पड़ेगा।
अब तक जो स्थिति रही है, अभी भी बहुत हद तक है, बहुत हद तक नहीं, उसी का अभी भी बोलबाला है, वो है नैरेटिव लेड डेटा गैदरिंग। मतलब नैरेटिव के आधार पे आप डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर आपको कुछ करने के लिए रहता ही नहीं है। आप एक तरीके से तोता रटंत हो जाते हैं, आप बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, आप हिज मास्टर्स वॉइस हो जाते हैं। और जब तक रेफरेंस पॉइंट आप अपने बाहर को रखेंगे, तब तक ना आपका आत्मिक विकास हो सकता है और ना ही आपके बाहर का विकास हो सकता है। यानी न अंदर का विकास, न बाहर का विकास, न आत्मिक विकास, न संसाधनों का विकास। हम ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वेतन पे काम करने वाले नौकर, या जैसा आपने कहा इंटेलेक्चुअल कुली, वैसे हम बन के रह जाएंगे। और यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को कम से कम विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है, स्कूलों में जो स्थिति है, वो तो बहुत ही विकट है। और खासकर भारत के 2 कानून हैं जो सच बोलने वाले प्रोफेसरों और शिक्षकों का शिकार करने में उनके विरोधियों को, या जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, उनको, उनके लिए बड़े मददगार साबित होता है। एक है यहाँ का सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, दूसरा है SC/ST एक्ट। इन दोनों में ऑलमोस्ट कुछ ऐसा है कि आरोप ही एविडेंस की तरह शुरू में ट्रीट किया जाता है। आरोप लगा दिया गया तो वही प्रमाण मान लिया जाएगा, और फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 महीने में जब तक सत्य सामने आएगा, तब तक तो बहुत कुछ आपका जा चुका होगा, करियर से लेकर के, और आपका जो समाज में सम्मान है, बहुत सारी चीजें जा चुकी होंगी। और मुझे इसमें कोई कहने में हिचक नहीं है कि इन 2 कानूनों को बहुत ही सोच समझ के, लगभग पिछले 1990 के आसपास, 89 के आसपास आया है, तो समझिए कि लगभग 33-34 साल के परिदृश्य में इन जो 2 कानूनों को लाया गया है, ये भारत विरोधी, हिंदू विरोधी जो ईसाई मिशनरी थिंक टैंक है, वे सब इन कानूनों को पहले अपने जो उनकी बौद्धिक प्रयोगशाला है, पहले वहां पे उसको टेस्ट करते हैं, वहां पे उसको देखते हैं, उसको पैदा करते हैं। फिर अपने अपने लोगों के मार्फत, जो कोई भाजपा में होता है, कोई संघ में होता है, कोई कांग्रेस में होता है, कोई समाजवादी पार्टी में होता है, कोई लेफ्ट पार्टी में होता है, कोई जिहादी पार्टी में होता है, सभी पार्टियों के मार्फत संसद में वो उस कानून को पहुंचा देते हैं और उसको पास करा लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बौद्धिक चैलेंज है। थैंक यू सो मच सीपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही, जो भी देख रहे हैं दर्शक, उस पर कमेंट करें, इस पे हमको लिखें। भारत तो अभी भी गुलाम है, आजादी नहीं मिली अभी तक, क्योंकि हम अभी भी दूसरों के गुलाम हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सीपी सिंह जी। आपसे थोड़ा सा बात करते हैं तो बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार, और आपके श्रोताओं का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों की वजह से लगभग 2 साल या 1.5 साल बाद हम लोगों को फिर से जुड़ने का मौका मिला। हालांकि बहुत ही मेरे लिहाज से तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, लेकिन चलिए, फिर भी मिलना तो मिलना होता है। अच्छा लगा। नमस्कार।